हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ठीक होंगे, राइट? आर यू एंजॉयिंग योर स्टडीज? एक मिनट, हाँ। हाउ यू ऑल आर फीलिंग राइट नाउ? राइट, मजा आ रहा है आपको पढ़ाई करने में? ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर कौन सा है अपना? एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सॉरी, एम्प्लॉयमेंट का ही है यहाँ पर, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, राइट? सो अनएम्प्लॉयमेंट कितने चैप्टर हो गए अपने? 6 चैप्टर हो गए, राइट? अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, राइट? मतलब अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, राइट, यू पास योर 12th, यू पास योर ग्रेजुएशन, यू डू ए पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर ये सब करने के बाद भी आपको अगर आपकी नौकरी नहीं मिल आपको नौकरी नहीं मिलती है, या फिर आपको नौकरी मिल भी जाती है बट आपके मन पसंद की नौकरी नहीं मिलती है, राइट? या फिर कुछ ऐसी बातें हो जाती है कि आपकी पढ़ाई जो कर रहे हो, या फिर जो उसके बाद जो पढ़ाई के बाद जो नौकरी मिलनी चाहिए उसके लिए जो स्किल्स है वो ही आपके पास ना हो, आपको उस स्किल्स के बारे में आपको किसी ने जानकारी ना दी हो, राइट? तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज आ जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट में, कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपकी स्टडीज बराबर होती है बट यू आर नॉट सुटेबल स्किल्स वाइज, या फिर आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई करते हो, तो आप क्या बोलते हैं, जो स्टडी वाइज भी है उसके हिसाब से भी आप फिट नहीं बैठ पाते हो कभी कभी, या फिर सरकार के कभी कभी गलती होती है, या फिर आई एम गेस जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, राइट, जॉब सीकर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं जॉब मेकर्स से। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज है, बहुत सारी चीजें हैं जो इम्पैक्ट करती है या फिर अफेक्ट करती है, या फिर जिससे अनएम्प्लॉयमेंट होता है इंडिया में। सो उन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो लेट्स गो टूवर्ड्स आवर बुक, राइट? चैप्टर की शुरुआत करते हैं यहाँ पर। लेट्स लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। यस, खुल जा सिमसिम। ओके, पॉवर्टी, यस, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सो शुरू करें चैप्टर के बारे में। सो व्हाट्स इन द इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है यहाँ पर? सो लेट्स रीड इट। इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, ऑब्वियसली, डू यू ऑल एग्री विद ऑन इट? Right, India is a developing economy, one of the fastest growing economy of the world. The problem of unemployment, the problem यहाँ पर unemployment चालू हो जाता है, problem of unemployment is considered to be the biggest challenge of the development to the development of India, right? It is the biggest challenge for the development, towards the development of India. So उसके बाद क्या कहा गया है? Unemployment leads to waste of human resources, obviously. लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट्स इन मास पॉवर्टी, लोगों के पास जॉब ही नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएंगे, गरीबी की तरफ झुकने लगेंगे, और बहुत सारे लोग एक साथ अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो मास लेवल पे पॉवर्टी आ सकती है। एंड स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मोस्टली यंग पीपल फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यंग पीपल आर मेजर ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि बहुत बार क्या हो जाता है, यंग पीपल को क्यों फेस करनी पड़ती है, कभी कभी स्किल्स इशू हो जाते हैं, एक्सपीरियंस का इशू हो जाता है, या फिर नए लोगों को ज्यादातर मौके नहीं दिए जाते, ऐसा कभी कभी हो जाता है। और उसके बाद एलिजिबल होने के लिए, किसी चीज के लिए एलिजिबल होने के लिए बहुत ज्यादा समय लग जाता है उन्हें, इसलिए यंग पीपल्स की जो तादाद होती है अनएम्प्लॉयमेंट में वो थोड़ी ज्यादा होती है। यंग पीपल आर द मेजर ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट्स ऑल्सो द फैक्ट। यंग पीपल जो है वो मेजर ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पावर उनमें ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू ओल्ड पीपल। उनके थॉट्स फ्रेश होते हैं, राइट, मोटिवेटेड होते हैं वो लोग, एंड वी कैन से जो स्किल्स या फिर जो टेक्निकलिटी, जो थॉट प्रोसेस उनकी होती है, इट इज वे फ्रेशर एंड वे स्ट्रॉन्गर देन दोज हु हैव वर्कड इन दोस कल्चर, एंड उन्होंने उनकी सोच सेटल कर ली है। ये नई सोच के साथ आते हैं, नई एनर्जी के साथ आते हैं। दैट्स व्हाई यंग पीपल आर मेजर ह्यूमन रिसोर्स। जस्ट अ मिनट। Young people are major human resource, key agents for social change
ड्राइविंग फोर्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इंडिया हैज कंसिडरेबल यंग पॉपुलेशन, राइट। सब इंडिया का जो पॉपुलेशन है, हमने पॉपुलेशन के बारे में अभी पिछले चैप्टर में सीखा था, राइट। तो इंडिया का जो यंग है, इंडिया का जो यूथ है, वो क्या है, ज्यादा तादाद में है। क्या है वो? अरे यार क्या बना, टाइमर लिहूनच घेतो 6। सो व्हाट वाज आई सेइंग, इंडिया का जो यूथ है, पॉपुलेशन में जो यूथ है इंडिया, स्टार्ट। ओके, जो इंडिया की पॉपुलेशन है, जो इंडिया की पॉपुलेशन है, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा किस पॉपुलेशन का है? यूथ का सबसे ज्यादा हिस्सा है पॉपुलेशन में। एंड देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, उसमें डिसबैलेंस है। लेट्स रीड इट आउट, उसके बाद बारे में बाद में हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। ओके, सो जनरली अनएम्प्लॉयड पीपल आर इन्वॉल्व इन अनप्रोडक्टिव work like gambling, indulge in anti-social and anti-national activities। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हो सकता है, ऐसा होता ही, यहाँ पर जो बुक में लिखा है जनरली अनएम्प्लॉयड पीपल आर इन्वॉल्व, ऐसा नहीं होता है। इट्स नॉट अ जनरल स्टेटमेंट, वी शुडंट डू दैट जनरल स्टेटमेंट। इसको मैं मतलब आई डोंट सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, स्टिल इट इज इन योर बुक्स, आई हैव टू टीच यू। मतलब ऐसा कहा जाता है यहाँ पर कि जनरली जो वो कहावत होती है, राइट, खाली दिमाग शैतान का घर, तो ऐसी होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। जब खाली दिमाग होता है या फिर खाली होते हैं लोग, तो बुरी चीजें करने की इच्छाएं ज्यादा जागरूक होती है। rather than when you are indulged in some kind of work, you focus on that work and those negative things don't come in your mind, right। तो यहाँ पर गैम्बलिंग के बारे में लिखा है, एंटी सोशल, एंटी नेशनल एक्टिविटीज के बारे में लिखा है, राइट। जिसको करना है वो एम्प्लॉयड होके भी कर सकता है, मतलब उसकी सोच बुरी होगी तो वो एम्प्लॉयड हो अनएम्प्लॉयड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। rather he is एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड वो कर ही सकता है। सोच में बदल ये होता है, सोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें। मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नॉर्मली एनीवन हु इज नॉट gainfully employed in any productive activity is said to be unemployed। कोई ऐसा व्यक्ति विशेष या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी गेनफुल एक्टिविटी, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब किसी चीज से उसे किसी चीज के बदले में उसे मॉनेटरी फायदा हो रहा है, किसी कोई चीज करने के बाद, कोई एक्टिविटी करने के बाद उसे मॉनेटरी फायदा हो रहा है, या फिर उस चीज करने के बाद कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही है, ये दोनों चीजें हो रही है। तो अगर ये दोनों चीजें होती है तो वो क्या है? एम्प्लॉयड है। अगर ये दोनों चीजें एब्सेंट है तो वो क्या कहलाता है? अनएम्प्लॉयड कहलाता है। हु इज नॉट गेनफुली एम्प्लॉयड इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी इज सेड टू बी अनएम्प्लॉयड। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गेनफुल एक्टिविटी, जिससे कुछ बदले में हासिल हो, जिससे करने के बाद कुछ बदले में हासिल हो, कोई पैसा हासिल हो, और उस जो करने के वक्त कोई प्रोडक्टिव चीज कोई प्रोडक्टिव चीज जन्मे, प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो, अगर ऐसा होता है तो वो एम्प्लॉयड है। अगर ये नहीं होता है, इफ इट इज नॉट देयर, देन दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयड। दो महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर, गेनफुली एम्प्लॉयड और एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, ये दोनों चीज अगर एब्सेंट हो तो वो क्या होता है? अनएम्प्लॉयड होता है। इन इकोनॉमिक्स, अनएम्प्लॉयमेंट इज टू बी स्टडी विथ रिस्पेक्ट टू नेचर, वर्किंग एज ग्रुप, डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर एंड प्रिवेलिंग वेज रेट। इसमें नेचर मतलब है जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस प्रकार की है, राइट। वो टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है, वो लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट है, या फिर वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। किस प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर कैसा है, इकोनॉमिक्स के नजरिए से उसे स्टडी करना भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसे अलग प्रकार से ट्रीट करना पड़ेगा। अगर वो एम्प्लॉयमेंट किसी स्किल्स के इश्यू की वजह से है या फिर एजुकेशन की वजह से, तो उसे अलग से ट्रीट करना पड़ेगा। अगर वो
साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है, हर साल वो उस समय पे वो जॉब अवेलेबल नहीं होता है, तब आप अनएम्प्लॉयड हो, तो उसे अलग तरह से डील करना पड़ता है। हर हर बीमारी की अलग हर अलग बीमारी की अलग दवा होती है, राइट। अलग बीमारी को अलग तरह से ट्रीट किया जा सकता है, इसलिए उसका नेचर हमें पता होना जरूरी है। जैसे ये अनएम्प्लॉयमेंट एक बीमारी है, वो तरह उसका भी नेचर है। हर नेचर के अलग अनएम्प्लॉयमेंट को अलग तरह से डील करना जरूरी है, इसलिए नेचर इज इम्पोर्टेंट। स्टडी करना, नेचर को स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। वर्किंग एज ग्रुप, वर्किंग एज ग्रुप, अगर कोई 12 साल का लड़का है, अगर वो काम पे नहीं जाता है, क्या हम उसे अनएम्प्लॉयड कहेंगे? क्या हम उसे अनएम्प्लॉयड कहेंगे? नहीं, क्योंकि वो उसकी उम्र नहीं है काम करने की, राइट। उसकी क्या है? उम्र नहीं है काम करने की। अगर कोई 70 साल का आदमी या फिर 80 साल का आदमी काम पे नहीं जाता, ही डजंट गो फॉर एनी वर्क, सो कैन वी टर्म हिम एज अनएम्प्लॉयड? नो, क्योंकि उसकी काम करने की उम्र बीत चुकी है। वैसे करने जाए तो अमिताभ बच्चन भी 80 इयर्स की उम्र में केबीसी खिलाता है लोगों को, बट उस उम्र को हम कंसिडर नहीं करते हैं एम्प्लॉयमेंट के नजरिए से, राइट। सो वर्किंग एज ग्रुप रहता है, उसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। व्हाट इज द वर्किंग एज ग्रुप, यहाँ पे लिख लेता हूं फिर भी मैं। 15 टू आई गेस 59 ईयर्स, 15 टू 59 ईयर्स तक जो है वर्किंग एज ग्रुप रहता है। डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर, फॉर एग्जांपल डेयरी इंडस्ट्री है, राइट। किसी डेयरी में 1000 लोगों की वैकेंसी है, राइट, एंड वहां पर 1200 एप्लीकेशंस आ जाते हैं, राइट। वहां पर 1200 एप्लीकेशंस आ जाते हैं। डिमांड कितने लोगों की है वहां पर? 1000 की है, बट सप्लाई ऑफ लेबर कितना है वहां पर? 1200 है। तो जो 200 लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं, उन्हें कैसे एम्प्लॉय किया जा सकता है? उन्हें किस तरह से एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है? उसी तरह अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए कि 1000 वैकेंसी है एंड 800 लोगों ने ही वहां पर फॉर्म भरे हैं, तो बाकी के 200 जो जगह जो वेकेंट है वहां पर, वो जगह कैसे भरी जाए? लोगों को किस तरह से स्किल्स प्रोवाइड की जाए, किस तरह से एजुकेशन या फिर बहुत रिलेटेबल नॉलेज कैसे दिया जाए, जिससे जो वहां पर एम्प्लॉयमेंट का जो चांस है वहां पर लोगों को एम्प्लॉय किया जा सके, राइट। सो डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर। एंड लास्ट पॉइंट इज प्रिवेलिंग वेज रेट। प्रिवेलिंग वेज रेट का मतलब क्या है? अगर कोई वेल्डर है, वेल्डर की जो है पोस्ट वेकेंट है, राइट, एंड 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसे, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वेल्डर को जो वोकेशनल कोर्स है, जो कोर्स है उसने किया होना चाहिए, राइट। उसको जो एजुकेशन है वेल्डर के लिए वो कंप्लीट होना चाहिए। तो उसकी सैलरी रहेगी 30,000। मतलब जनरल मार्केट में जो सैलरी है 1 ईयर जिसका एक्सपीरियंस है उसको 30,000 ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कोई कॉमर्स ग्रेजुएट है, राइट, उसका फ्रेशर है वो, तो उसके लिए कितना मार्केट में मार्केट में अगर 3.5 लाख रुपए उसका पैकेज मिल रहा है, जिसने बीकॉम किया है, कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है। मार्केट में क्या है? प्रिवेलिंग वेज रेट जो है वो 3.5 लाख है। प्रिवेलिंग वेज रेट का आपको अर्थ समझ में आया? जो कॉमनली पेड इन द मार्केट, कॉमनली जो हम मार्केट में रेट पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर मिल्क का प्राइस क्या है? 60 रुपीज, वो प्रिवेलिंग प्राइस रेट है मिल्क का। वैसे किसी जॉब का जो रेट होता है, जो प्रिवेलिंग रेट होता है, वो उसका मार्केट रेट बताया जाता है। क्या होता है? उसका मार्केट रेट होता है, राइट। प्रिवेलिंग वेज रेट मतलब क्या? मार्केट रेट। द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट फास्ट इनफ टू जनरेट एडिक्वेट जॉब टू एब्जॉर्ब द एक्सपांडिंग लेबर फोर्स। सो यहां पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। यहां पर क्या कहा गया है? द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट फास्ट इनफ टू जनरेट एडिक्वेट जॉब टू एब्जॉर्ब द एक्सपांडिंग लेबर फोर्स। जिस स्पीड से लेबर फोर्स आगे बढ़ रही है, जिस स्पीड से लेबर फोर्स आगे बढ़ रही है, उस स्पीड से जो है इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही। उस स्पीड से क्या नहीं हो रही? इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है। तो उसकी वजह से क्या होता है? जो लोक संख्या बढ़ती है, जो यूथ की लोक संख्या है, राइट, जो एम्प्लॉयमेंट मांगने वालों की संख्या है, वो जैसे जिस तरह से जिस स्पीड से बढ़ रही है, उस स्पीड से इकोनॉमिक ग्रोथ न बढ़ने के कारण उन लोगों को जॉब्स के लिए एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है
वो जनरेट नहीं हो पाती है, राइट। सो इकोनॉमिक ग्रोथ शुड गो इन हैंड विद द एक्सपैंडिंग जॉब, तभी सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। अगर वो नहीं होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होती है, तब क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है मार्केट में, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 years are able and willing to work at a prevailing wage but unable to get job are called as unemployed. like unemployed ये सिचुएशन कैसी है, राइट। यहां पर तीन चीजें आती है। फर्स्ट थिंग कम्स इज, पहली चीज जो आती है यहां पर कि ऐसे लोग, कौन से प्रकार के लोग, 15 to 59 years के एज ग्रुप वाले लोग। फर्स्ट आता है एज ग्रुप, ऐसे एज ग्रुप के लोग जो एबल है काम करने के, क्या है, एबल है, जिनमें काम करने की क्षमता है, दे आर नॉट डिसेबल्ड, दे आर एबल टू डू दैट वर्क। मतलब कोई बैंकिंग की पोस्ट है तो वो कॉमर्स ग्रेजुएट है, कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट की पोस्ट है तो वो बीएससी माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, राइट। सो उसने उस क्षेत्र का जो है अप्रोप्रिएट एजुकेशन लिया हुआ है, सो ही इज एबल, राइट, ही इज एबल। एंड वो विलिंग टू वर्क है, क्या है वो, he is willing to work at prevailing wage rate, willing to work at मार्केट रेट लिख देता हूं आपके समझ के लिए। वो उस प्राइस रेंज में, वो उस मार्केट रेट में, जो प्रिवेलिंग मार्केट रेट है, जो प्रिवेलिंग वेज रेट है, उसमें काम करने के लिए तैयार भी है। बट उसे क्या, उसे जॉब मिलना मुश्किल हो गया है, उसे जॉब मिल नहीं रही है। ये सब चीजें सेटिस्फाई होने के बाद भी उसे जॉब नहीं मिल रही है, तब हम अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, तब हम उसे क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें से एक भी चीज अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो अब हम उसे क्या, तब हम उसे अनएम्प्लॉयमेंट कंसिडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट की जॉब वेकेंट है, राइट। या फिर हम आसानी से लेंगे बैंकिंग में मैनेजर की पोस्ट वेकेंट है, राइट। सो वो आदमी काम करने के लायक है, उसे उस मार्केट रेट में 60,000 रुपए में, 60,000 रुपए समझो उस मैनेजर की इनकम है, राइट। वो पोस्ट की सैलरी है, उस सैलरी में भी काम करने के लिए राजी है। बट वो 60 साल के बाद उम्र से ज्यादा वाला आदमी है, राइट। तो वो एबल भी है, विलिंग भी है, राइट, एबल भी है, विलिंग भी है, बट उसकी एज ग्रुप ज्यादा है और उसे वो काम नहीं कर रहा है एज की वजह से, तो क्या हम उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, नो। अगर वो 45 इयर्स का आदमी है, बैंक मैनेजर के लिए उसने पढ़ाई भी की है, बट वो 60,000 में काम करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि वो जॉब अवेलेबल है, जबकि वो जॉब क्या है, अवेलेबल है, बट वो उस प्राइस रेंज में जो जेन्युइन मार्केट रेट है उसमें काम करने के लिए तैयार नहीं है, तब हम क्या उसे अनएम्प्लॉयड कहेंगे, नो, वी विल नॉट कंसिडर हिम एज अनएम्प्लॉयड, राइट। क्योंकि वो उसकी चॉइस की वजह से अनएम्प्लॉयड है, ना कि मार्केट फोर्सेस की वजह से अनएम्प्लॉयड है, राइट। सो इसमें से कोई भी एक चीज अगर एब्सेंट होती है, राइट, अनेबल टू गेट अ जॉब, विलिंग टू वर्क, प्रिवेलिंग वेज रेट पे, या 15 to 59 इयर्स का जो एज ग्रुप है उसमें से अगर वो हो, अगर कोई भी एक चीज मिसिंग हो जाती है, तब वो अनएम्प्लॉयड नहीं कंसिडर किया जाएगा, राइट। फॉर अ पर्सन टू बी कंसिडर्ड एम्प्लॉयड, it is essential that a person should be engaged in work for a minimum number of hours per week. कोई भी इंसान को, वो काम कर रहा है, राइट, वो हर रोज 1 घंटा काम कर रहा है या फिर हर रोज 2 घंटा काम कर रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। he will not be considered as employed if he is working for that many hours. Number of hours are prescribed by national सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक स्पेसिफिक आर्स, आर्स का जो दायरा दिया हुआ है या फिर नंबर ऑफ आर्स सजेस्ट की है, उतने आर्स अगर कोई आदमी कंप्लीट करके काम करता है, सो दैट्स
दैट इज द पॉइंट व्हेन ही विल बी कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयड. सो वो क्या है, इन इंडिया अ पर्सन इज कंसिडर्ड, इन इंडिया अ पर्सन इज कंसिडर्ड अनएम्प्लॉयड if he works, if he works for less than 14 hours per week. if he works less than, ध्यान से देखना, अनएम्प्लॉयड कहा गया है, he is considered as unemployed. वो अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा अगर वो हफ्ते में 14 घंटे के नीचे काम कर रहा है. he is working for less than 14 hours per week, मतलब दिन का कितना हो गया, 2 घंटा हो गया. अगर कोई आदमी 2 घंटे से ज्यादा हर दिन काम करता है, हर दिन 2 घंटे से ज्यादा, उसे हम क्या कह सकते हैं, वीक में 14 आवर्स से ऊपर काम कर रहा है, तो हम उसे क्या कंसीडर करेंगे, एम्प्लॉयड कंसीडर करेंगे. अगर वो 2 घंटे से कम काम करता है तो हम उसे क्या कंसीडर करेंगे, अनएम्प्लॉयड कंसीडर करेंगे, राइट. दोज हु वर्क 15 to 28 hours a week are considered as अंडर एम्प्लॉयड. जो 2 घंटे से ज्यादा काम करता है, जो 2 घंटे से ज्यादा काम करता है बट 4 घंटे या उससे कम काम करता है, 2 घंटे या उससे ज्यादा बट 4 घंटे या उससे कम अगर वो काम करता है, 2 घंटे, आई मीन यहां पर हम एक टाइमलाइन लिख देते, 0 to 4. अगर वो 2 घंटे या अगर वो 0 या 2 घंटे तक के काम करता है तो हम उसे क्या कंसीडर करेंगे, अनएम्प्लॉयड. अगर वो 2 घंटे या फिर उससे ऊपर जो कि है 4 घंटे, 2 घंटे या 4 घंटे के बीच में अगर काम करता है तो हम उसे क्या कंसीडर करेंगे, अंडर एम्प्लॉयड. उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, अंडर एम्प्लॉयड. 2 घंटे या उससे कम अनएम्प्लॉयड, 2 घंटे या 4 घंटे के बीच में अंडर एम्प्लॉयड, राइट. सो उसे क्या हम कंसीडर करेंगे, अंडर एम्प्लॉयड कंसीडर करेंगे, राइट. एंड जो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है, अ पर्सन वर्किंग फॉर 8 hours पर डे, अ पर्सन वर्किंग फॉर 8 hours पर डे और 273 days a year is considered as employed. स्पेलिंग गलत हो गया क्या, एम्प्लॉयड सही था. पर्सन इज कंसिडर्ड एज, काहीतरी चुकतंय, येस, सॉरी गाइज. सो 4 घंटे उससे ज्यादा नहीं, 8 घंटे, यहां पर थोड़ा गलत हो गया, फॉर 8 hours पर डे, फॉर 8 hours अ पर्सन वर्किंग फॉर 8 hours, इसका हिसाब अलग अलग रखना, राइट. अ पर्सन वर्किंग फॉर 8 hours, फॉर 8 hours पर डे, that is 273 days in a year, considered as employed on a standard basis, is considered as employed on a standard basis. Why 273 and not 365? उसमें जो है public holidays, government holidays and all those days are considered. उसमें क्या consider किए जाते हैं, public holidays, और वो जो government holidays है, जो basic leaves होती है, वो consider की जाती है. यहाँ पर 3 प्रकार के unemployment है, 3 प्रकार क्या है, unemployment है या फिर एम्प्लॉयमेंट के लीजिए. इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहा जा सकता है यहाँ पर, इनवॉलेंटरीली unemployment. Involuntary unemployment, it refers to a situation in which people are willing to work but there is no work for them due to excess labor force in relation to demand for labor force. 12,000 लोगों की डिमांड है, राइट, 12,000 लोगों की डिमांड है वर्क के लिए, बट उस जॉब के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो कितने हैं, 2,000 लोग हैं. तो जो बाकी के 800 लोग हैं वो जो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं उसे हम क्या कहेंगे, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. क्या हो चुका है, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उन्हें काम करने की इच्छा है, वो काम करने के एबल भी है, वो उस एज ग्रुप में भी बैठते हैं, वो काम कर भी सकते हैं बट उन्हें काम नहीं मिल रहा है, राइट. दे आर अनेबल टू फाइंड अ जॉब, दे आर अनेबल टू गेट अ जॉब, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनवॉलेंटरी unemployment. Then what is voluntary unemployment? It is a type of self unemployment where a person is fit to work but not willing to work. ये जो कंसेप्ट हमने यहाँ पर सीखा था इस पॉइंट में, अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें जो
एक तो उसकी एज नहीं बैठती है, या फिर वो मन से वो प्राइस रेंज में काम करने के लिए तैयार नहीं है, राइट, या फिर वो एबल नहीं है काम करने के, या फिर वो क्या है, एबल नहीं है उस काम करने के, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज voluntary unemployment. So that will be considered as voluntary unemployment. What is considered as underemployment? Underemployment, it is a situation where a person's capacity to work is underutilized. कोई जो है उसने बीटेक किया हुआ है, इंजीनियर है वो, बट इंजीनियरिंग की जॉब ना होने की वजह से वो आज डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, या फिर कैब ड्राइवर बना बैठा है, कैब ड्राइवर बना बैठा है। उसकी काम करने की क्षमता जो है वो इंजीनियर की है, बट आज उसे डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ रहा है। सो दैट इज टर्म्ड एज अंडर एम्प्लॉयमेंट। जो उसकी शक्तियां है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, राइट, कम इस्तेमाल हो रहा है। अ पर्सन्स कैपेसिटी टू वर्क इज अंडर यूटिलाइज, दैट विल बी टर्म्ड एज underemployment. And this, the term, last term, full employment, it is a hypothetical situation in which all available resources are being used in the most efficient manner. मतलब 100 की डिमांड है, 100 ही अप्लाई हो रहे हैं, that is a hypothetical situation. It is not a real situation. ऐसा कभी होता ही नहीं, right? बताइए ही क्यों होता नहीं है। तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बताई गई है। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद में रूरल में आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, एंड अर्बन में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल के 4 भाग है, टेक्नोलॉजिकल, फ्रिक्शनल, साइक्लिकल, स्ट्रक्चरल। सो लेट्स स्टार्ट विथ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। लेट्स स्टार्ट विथ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। द एम्प्लॉयमेंट फाउंड इन द विलेजेस इज कॉल्ड एज रूरल एम्प्लॉयमेंट। सही सी बात है, कॉमन सी चीज है, आसान आसान दिमाग में जा रहा है, राइट। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट गांव में होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जस्ट वील फर्स्ट रीड इट आउट। A large number of people remain unemployed during the slack season or in the off season. Unemployed in slack or off season, fill in the blanks. Agriculture being the seasonal occupation, farmers have to depend upon monsoon for cultivation. Majority of the labor force in the agricultural sector remain unemployed for nearly 5 to 7 months in a year. Seasonal unemployment is also found in tourism, marriage band, sugar factories, ice factories, fisheries. Seasonal unemployment मतलब अगर कोई व्यक्ति विशेष या फिर कोई व्यक्ति ऐसे ऑक्यूपेशन में है जो सीजनल है। फॉर एग्जाम्पल कोई शादी में बैंड बजाता है, राइट, बैंड वाला होता है। फिर किसी की एग्रीकल्चरल लैंड होती है, तो हार्वेस्टिंग के बाद उन्हें कुछ काम नहीं रहता है। या फिर टूरिज्म रहता है, भगवान का कोई टूरिज्म ले लो, 4 धाम यात्रा वगैरह ले लो। फिर किसी किसी टूरिज्म का एक सीजन होता है, इसी सीजन में उस जगह पर जाने के लिए मजा आता है, राइट। सो सीजनल टूरिज्म भी रहता है, राइट। सो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे टैकल किया जाए, राइट। सो अगर एग्रीकल्चरल सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो तो उसे हम इस तरह से टैकल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की खेती वगैरह हो तो उसे एग्रीकल्चर के बारे में ही समझ है, राइट। वो बाकी के 7 महीने किसी आईटी कंपनी में तो जाकर काम नहीं कर सकता। सो वो क्या करेगा, एलाइड एक्टिविटीज में ज्यादा ध्यान देगा। बाकी के 6 महीने वो या तो डेयरी चला सकता है खुद की, या फिर एनिमल हस्बेंड्री पर ध्यान दे सकता है, या फिर एलाइड एक्टिविटीज जो है फिशरीज एंड ऑल, उन सब चीजों पे ध्यान दे सकता है। सो उस तरह से जो है हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल कर सकते हैं, राइट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आया, राइट। जो चीजें सीजनल ऑक्यूपेशन में आती है, फॉर एग्जांपल मैंगो सेल होता है, कोई मैंगो की खरीदी बेच करते हैं, राइट। सो उनका सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है। कोई कोई लोग डांडिया बेचते हैं, चनिया चोली, या फिर पतंगों का सीजनल चीजों का ही धंधा करते हैं, सीजनली एम्प्लॉयड होते हैं। बेस्ट एग्जांपल्स आर फार्मर्स, राइट, बेस्ट एग्जांपल आर फार्मर्स। सो जो इसमें जो मैरिज बैंड्स वगैरह लिखा है तो वो लोग मैरिज हॉल्स वगैरह, सो दे कैन डू लाइक कॉर्पोरेट इवेंट्स भी कर सकते हैं वो लोग, शादियों ब्याह के लिए देने के साथ साथ कॉर्पोरेट इवेंट्स को भी भाड़े पे दे सकते हैं उनकी जगह को। सो उस तरह वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल कर सकते हैं, राइट। सीजनल एग्जांपल का बेस्ट एग्जांपल इज फार्मर्स। सो दे कैन इन्वेस्ट इन अलाइड एक्टिविटीज फॉर द पीरियड
like 5-7 months after the harvesting period, right? Disguised unemployment, second type of employment here it is given is disguised unemployment. So disguised unemployment का मतलब क्या है? It is also known as invisible employment, invisible unemployment, sorry, disguised unemployment, it is also known as invisible unemployment. Disguised unemployment is generally found in the villages in India. It is a situation in which more people are doing work than actually required, right? It is a situation in which more people are doing work than actually required. ये इसका सार है, right? This is what disguised unemployment is called. It is a situation in which more people are doing work than actually required, right? Even if some are withdrawn, प्रोडक्शन डज नॉट सफर. अगर इनमें से किसी लोगों को अगर बाहर भी निकाला जाए, राइट, 16 लोग काम कर रहे हैं, अगर 16 लोगों की जगह 6 लोग भी काम करते हैं तो प्रोडक्शन उतना ही होगा, राइट? सो फॉर एग्जांपल फार्मिंग का एग्जांपल लेते हैं हम. फार्मिंग का एग्जांपल, 10 एकड़ का जमीन है, वो 10 लोग मिलकर फार्मिंग करते हैं उसमें, राइट? एक फैमिली के 10 मेंबर्स मिलकर वहां पर फार्मिंग करते हैं. बट घर में ज्यादा लोग होने की वजह से, जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल में देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इतना एरिया ऑफ लैंड है, राइट? उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 पीपल आर वर्किंग. यहाँ से कितना 5 क्विंटल का जो है, फॉर एग्जांपल 5 क्विंटल का प्रोडक्शन होता है. बट बाकी के मेंबर्स भी है घर में जिन्हें कुछ काम नहीं है, बट वो आ जाते हैं यहाँ पर काम करते हैं. उन्हें काम नहीं होता है, वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, यहाँ पर आके एम्प्लॉयड हो जाते हैं. बट इससे, इस खेत से 10 क्विंटल निकलेगा 5 की जगह. अगर यहाँ पे 5 लोग है, यहाँ अगर 10 लोग होंगे तो यहाँ से 10 क्विंटल निकलेगा. प्रोडक्शन 10 क्विंटल का होगा? नहीं. जो प्रोडक्शन है उसमें क्या है? बढ़ोतरी होगी? नहीं. अगर 10 लोग काम कर रहे हैं और 5 क्विंटल का प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें से 5 लोगों को हटा भी दे और बचेंगे कितने? 5. तो 5 ही क्विंटल का प्रोडक्शन होगा. जैसे यहाँ पर कहा गया, इवन इफ सम पीपल आर विथड्रॉन द प्रोडक्शन डज नॉट सफर. इट इज अ सिचुएशन इन विच मोर पीपल आर डूइंग वर्क देन एक्चुअली रिक्वायर्ड. In other words, it refers to a situation of employment with surplus manpower, in which some workers have zero marginal productivity. उनके आने की वजह से, किसी एक जन के आने की वजह, राइट? अगर एक जन काम करता है खेत में तो वो ज्यादा से ज्यादा कितना भी काम कर ले, एग्जॉस्ट हो जाएगा, बट 2 क्विंटल प्रोड्यूस कर पाएगा. उसके साथ अगर कोई 2 लोग आके जुड़ जाए तो वो सब लोग मेहनत मशक्कत करके 4 क्विंटल का प्रोडक्शन करेंगे. और 3 लोग आ जाए, 5 लोग आ जाए तो मिलकर 5 क्विंटल का प्रोडक्शन कर सकते. एक जन के आने की वजह से मार्जिनल यूटिलिटी यहां पर कितनी बढ़ी? यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ी 2 क्विंटल. और 3 लोगों के आने की वजह से मार्जिनल यूटिलिटी कितनी बढ़ी? 1 क्विंटल. बट इसके बाद अगर लोग जुड़ जाते हैं और 5 लोग जुड़ जाते हैं, फिर भी 5 ही क्विंटल आ जाएगा. मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 0 मार्जिनल यूटिलिटी. यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी का आपको कंसेप्ट समझ में आएगा. किसी लोग, मतलब किसी के इंट्रोडक्शन की वजह से अगर प्रोडक्शन बढ़ता है, राइट? किसी के इंट्रोडक्शन की वजह से अगर प्रोडक्शन बढ़ता है, राइट, तो क्या होता है? वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को दर्शाता है, राइट? 2 थे इसलिए 4 क्विंटल हो गया, 2 क्विंटल बढ़ गया, 3 लोग आ गए तो 1 क्विंटल के और बढ़ोतरी हो गई. बट इसके बाद जो है 5 क्विंटल के बाद अगर बढ़ने वाला है प्रोडक्शन, नहीं, कितने भी लोग आ जाए, मार्जिनल यूटिलिटी कितने रहने वाली है? 0. दैट्स व्हाट हियर इट इज सेइंग, 0 मार्जिनल यूटिलिटी. सरप्लस मैन पावर के आ जाने के बाद भी 0 मार्जिनल यूटिलिटी रहती है. द एक्सेसिव प्रेशर ऑन द लैंड लीड्स टू डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज. It is estimated that nearly 20% of the labor force is disguised unemployed in the rural areas. Joint family system, इसका reasons क्या है? What are the reasons? Joint family system है, कोई एक जन जाता है तो उसकी मदद करने के लिए और 10 जन जाते हैं जॉइंट फैमिली में, राइट? लैक ऑफ अल्टरनेटिव जॉइंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि उन लोगों को बाहर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, इसलिए कुछ बैठे रहने से भला बैठे से बाजार बली, इसलिए वो जाते हैं. बट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ना होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, राइट? वो क्या हो जाते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, दीज आर द मेन रीजन फॉर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, राइट? उसी तरह अगर एक अर्बन एग्जांपल ले, किसी का शॉप हो, राइट? किसी का शॉप हो, राइट? सो उस शॉप में
काम करने के लिए एक अकेला आदमी इनफ है, फादर इज इनफ टू वर्क इन द जॉब, बट वहां पर मॉम भी आ जाती है, कभी कभी बच्चे आ जाते हैं, 4 people सिट ऑन द काउंटर, सिट एट द शॉप, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एक जन के काम के लिए 4-4 जन वहां पर बैठ रहे हैं, राइट, एक जन के काम के लिए 4 जन वहां पर बैठ रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो नोन एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन का एक अगर हम एग्जाम्पल ले, नेक्स्ट इज अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, नेक्स्ट इज व्हाट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट refers to employment found in the urban areas, right, like towns, cities of the countries. Following are the types of urban unemployment. Educated unemployment, जो पढ़े लिखे होकर भी, जो लोग पढ़े लिखे होकर भी उन्हें जॉब नहीं मिलती है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, तो दैट इज टर्म्ड एज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। When the people are educated and willing to work, educated as well as willing to work but do not get jobs, is known as educated unemployment. This is type of unemployment is form of matriculates मतलब 10th पास, undergraduates मतलब 12th पास, graduates मतलब बैचलर्स डिग्री जिन्होंने कंप्लीट किया, एंड पोस्ट ग्रेजुएट मतलब जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। मैट्रिकुलेट्स मतलब 10th पास, अंडर ग्रेजुएट्स 12th, ग्रेजुएट्स बैचलर्स, एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स दैट इज मास्टर्स जिन्होंने किया है। कैजुअल अप्रोच, इसके रीजंस यहां पर लिखता हूं, इसके रीजंस यहां पर लिखे हुए हैं। व्हाट आर द रीजंस? द रीजंस बीइंग क्या रीजन है? कैजुअल अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन, पास होने के लिए पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना। कैजुअल अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन, अच्छे से पढ़ाई ना करना, पढ़ाई में दुर्लक्ष्य करना, अच्छे से पढ़ाई ना करना, जो होगा देखा जाएगा, इस अप्रोच से पढ़ाई करना। सो कैजुअल अप्रोच से पढ़ाई करना, उससे क्या होता है, आप जो एकेडमिकली क्या हो जाते हो, वीक हो जाते हो, आप एक क्वालिटी पॉपुलेशन नहीं बन पाते हो, लाइक क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बन पाते हो एम्प्लॉयमेंट की मार्केट के लिए, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। और सिर्फ आपने एकेडमिकली ही आपने ध्यान दिया, एकेडमिकली ही ध्यान दिया, आप में कोई सॉफ्ट स्किल्स ही नहीं है। आपने बीकॉम बहुत अच्छे से पास किया, चलो आपने कैजुअल अप्रोच नहीं दिखाया, आपने बहुत मन से पढ़ाई किया, यू वर लाइक किताबी कीड़ा है, आपने बहुत बहुत पढ़ाई की, यू गॉट 95%, राइट। तो आप बोलोगे फिर भी मुझे जॉब नहीं है, क्योंकि आपको इंग्लिश अच्छे से पढ़नी नहीं, बोलनी नहीं आती, योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर वीक, आप बोलने में घबराते हो, राइट, आपको कंप्यूटर अच्छे से यूज करना नहीं आता, आप अगर कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो आपको टैली यूज करना नहीं आता, आपको अलग अलग कॉमर्स सॉफ्टवेयर यूज करने नहीं आते, यू डोंट नो अबाउट एमएस ऑफिस, सो यू आर नॉट बेस्ट सुटेबल फॉर द जॉब मार्केट। सिर्फ एजुकेशन मतलब सिर्फ एकेडमिकली नहीं, बट स्किल्स वाइज भी आप एजुकेटेड होना बहुत जरूरी हो, राइट। सो वैसे आपकी अप्रोच नहीं रहती है, that's why you become educated unemployed, that's the reason behind you becoming educated unemployed, right। Imbalance between job opportunities and number of educated youth, job opportunities है 1000 but unemployed youth है 5000, तो इस वजह से भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। एंड तीसरा जो कारण है, आई विल राइट दिस, अच्छे से लिख लेता हूं यहाँ पर, दिस बीइंग द फर्स्ट रीजन, दिस बीइंग द फर्स्ट रीजन, दिस बीइंग द सेकेंड रीजन, और ये यहाँ पर थर्ड रीजन चालू होता है, प्रेफरेंस फॉर व्हाइट कॉलर जॉब्स। व्हाइट कॉलर जॉब्स का अर्थ क्या है? बैंकिंग सेक्टर में किसी को जॉब चाहिए, लाइक इंजीनियरिंग सेक्टर, या फिर इंजीनियरिंग सेक्टर, या फिर बहुत सारे जो पॉश होते हैं, ऑफिस टॉप जॉब जो रहते हैं, ऑफिशियल जॉब रहते हैं, जो ऑफिस में बैठकर काम करने वाले जो जॉब्स रहते हैं, दैट आर टर्म्ड एज व्हाइट कॉलर जॉब, वो उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है यहाँ पर। इसका वजह क्या है? डिग्निटी ऑफ वर्क नहीं इंडिया में। जो इलेक्ट्रिशियन होता है, जो प्लम्बर होता है, जो कारपेंटर्स होते हैं हमारे भाई लोग, तो उन्हें अच्छे से डिग्निटी नहीं दी जाती, उन्हें अच्छे से इज्जत नहीं दी जाती हमारे इंडिया में। तो उस वजह से क्या होता है, लोग
व्हाइट कलर जॉब को प्रेफरेंस करते हैं, जबकि यहाँ पर इनकम ज्यादा हो सकती है या फिर है ही, फिर भी व्हाइट कॉलर जॉब को प्रेफरेंस दिया जाता है। क्यों? अवेयरनेस की कमी की वजह से, लैक ऑफ रिस्पेक्ट की वजह से, डिग्निटी ऑफ वर्क के ना होने की वजह से, सिविक सेंस के ना होने की वजह से लोग क्या करते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब को प्रेफरेंस देते हैं, जबकि ब्लू कॉलर जॉब्स लाइक इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर और बहुत सारी चीजें होती है, राइट। आपको कभी घर में इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ती है तो हफ्ते हफ्ते बाद इलेक्ट्रिशियन आता है, राइट। सो इलेक्ट्रिशियन की जरूरत होती है, सो इसमें बहुत सी डिमांड है, बट लोगों का जो लेबर फोर्स है वो क्या है, वहां पर कम है, राइट। लैक ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल्स, जैसे मैंने यहाँ पर कहा था, सॉफ्ट स्किल्स नहीं होती है। अगर आपने कॉमर्स में काम किया है बट बैंकिंग करने में आपको कंप्यूटर का यूज नहीं है, राइट, यू डोंट नो क्वाइट अबाउट शेयर मार्केट, यू डोंट नो अबाउट हेजिंग, व्हाट आर हेज फंड्स, व्हाट इज द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ इंडिया, आपको इस बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, जो एम्प्लॉयबल स्किल्स है वो आप में नहीं है, आप में लैक ऑफ अवेयरनेस है, जो आप जिस जॉब इंडस्ट्री में आप जॉब ढूंढ रहे हो, जिस इंडस्ट्री में आप जॉब ढूंढ रहे हो, उसमें उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। अगर आप मशीन लर्निंग, एआई में जॉब ढूंढ रहे हो तो आप उसके बारे में आपको बहुत सारा नॉलेज होना जरूरी है। बैंकिंग में अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो उस बैंकिंग सेक्टर के बारे में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होना जरूरी है। इंश्योरेंस सेक्टर में ढूंढ रहे हो तो इंश्योरेंस के बारे में आपको बहुत सारा नॉलेज होना जरूरी है। अवेलेबल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट available educational opportunities are the main reason for unemployment among the educated youth of India. Are we clear about educated unemployment? Are we clear? Right? So we'll move upon industrial unemployment. Industrial unemployment, it refers to the unemployment in the industrial sector. The unemployed workers may be skilled or unskilled. दो प्रकार के वर्कर होते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एक तो होता है स्किल्ड वर्कर और एक होता है अनस्किल्ड वर्कर। स्किल्ड वर्कर में आते हैं टेक्नीशियन या फिर मशीन ऑपरेटर या फिर जिसमें स्किल्स आती है। अनस्किल में आते हैं हेल्पर एंड ऑल दोस थिंग्स, जो सिर्फ किसी इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं, लाइक डेली वेज वर्कर्स एंड ऑल दोस पीपल्स आर अनस्किल्ड वर्कर्स। सम ऑफ द डेली वेज वर्कर आर अनस्किल्ड वर्कर्स। दिस जनरली अ फॉर्म ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज जनरली अ फॉर्म ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? जिसको काम करने की इच्छा है, जिसको काम करने की इच्छा है बट उसे काम नहीं मिल पा रहा है, और मतलब वो काम ढूंढ रहा है और उसे काम नहीं मिल पा रहा है। पहले तो उसे काम करने की इच्छा है, दूसरा वो काम ढूंढ भी रहा है बट फिर भी उसे काम नहीं मिल पा रहा है। दैट इज कॉल्ड एज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। दैट इज कॉल्ड एज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। जो काम करने की इच्छा भी रखता है, वो ढूंढ भी रहा है एंड उसे काम मिल नहीं रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। हु इज एबल टू वर्क और वांट टू वर्क, राइट, who searches for the job and it doesn't find the job, that is called as open unemployment. Slow industrial growth, rapid growth of population, lack of training facilities, like जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, वो स्लोली हो रही है, बट उसी हिसाब से जो पॉपुलेशन है वो बहुत जोर पकड़ कर बढ़ रही है, राइट। एज कंपेयर टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज एट अ हायर लेवल एंड लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज, लो एडेप्टेबिलिटी टू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, राइट। कोई सीएनसी का काम है बट वो अभी तक लेथ ही सीख रहा है, उसे सीएनसी मशीन ऑपरेट करना नहीं आता है, ट्रेनिंग नहीं है उसे, राइट। सो ही इज नॉट कंपेटेबल फॉर द न्यू अपकमिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो उस वजह से वो अनएम्प्लॉयड रहते कभी कभी, राइट। इनकन्वीनियंट लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, कोई इंडस्ट्रीज MIDCs रहते हैं, वो ऐसे दूर दराज इलाके में होते हैं जहां तक रोड फैसिलिटीज अच्छी नहीं होती है, क्या बोल सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता है। सो इनकन्वीनियंट लोकेशन फॉर द इंडस्ट्रीज एंड लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर, लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर। ऐसे ऐसे प्रभाग में इंडस्ट्री है, जहां पर जो लेबर्स है उनका जाना कठिन हो पा रहा है, उनको मोबिलिटी वहां पर क्या हो रहा है,
आसानी नहीं हो रही है। अगर वो जहाँ पर काम कर रहे हैं वहां पर रहने के लिए जगह नहीं मिल रही उन्हें, या फिर जो रह रहे हैं उसके पास उन्हें काम करने की जगह नहीं मिल रही, तो जो मोबिलिटी है उसमें उन्हें क्या हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है। इस वजह से भी इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। सो जहां पर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज है वहां सिर्फ इंडस्ट्रियल फैसिलिटी ना होकर भी रेसिडेंशियल फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज है, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, उन्हें रहने में भी, मोबिलिटी में भी आसानी हो, राइट। सो ये सब चीजें है, राइट। जो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट रीजन जो हमने कहा था, राइट, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ बट रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, राइट। सेकेंड इज लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटी, थर्ड इज लो एडेप्टेबिलिटी टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इनकन्वीनियंट लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर। ये 4 या 5 हम कह सकते हैं, यहाँ पर फोर्थ आ जाएगा और यहाँ पर ये वाला फिफ्थ हो जाएगा, एक्सेट्रा आर द मेन रीजंस फॉर इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ जाते हैं। So moving towards the next point, following are the types of industrial unemployment. Industrial unemployment में भी जो है 4 प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट है। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे हमने वो सीएनसी मशीन का जो है एग्जाम्पल लिया था। पहले जो है सर्कुलर चीजों का जो है लेथ पे काम होता था, लेथ मशीन करके है, उस पे काम होता था, राइट। बट अभी सीएनसी मशीन पे काम शिफ्ट हुआ है, राइट। सो उसकी वजह से क्या हुआ है, पहले जो 100 लोगों को काम मिलता था, 100 लोगों को काम मिलता था, मशीन के आ जाने की वजह से वो काम 40 जनों की होने के पर्याप्त थी। उनके 40 जन अगर काम करते हैं तो वहीं पे वो जो 100 लोगों का काम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। पहले वही काम करने के लिए 100 लोगों की जरूरत पड़ती थी, आज वही काम 40 लोगों में हो जाता है, तो बचे हुए 60 लोग क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। Technological unemployment arises because of changes in technology. Modern technology is capital intensive and requires less laborers. When new techniques are introduced in the industrial sector, existing workers are displaced from their jobs due to lack of proper training. Example, computerization, introduction of robotic technology. ऐसे कुछ लोगों को काम से निकाला जाता है जो ये सीखने में असक्षम हो जाते हैं, राइट। वो जो कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, जो रोबोटिक्स आ रहे हैं, जो मशीनरी आ रहे हैं, उन्हें उस चीजों को सीखने में भी प्रॉब्लम आ रहा है, राइट। ये जो 40 लोग हैं जिन्हें काम मिला है, उन 40 में भी 30 लोग ऐसे हैं जिन्हें कंप्यूटराइजेशन या फिर रोबोटिक्स जो है उससे वो अडेप्ट हो चुके हैं, बट बाकी के 10 जो लोग हैं उन्हें ये चीजें कितने भी समझाओ समझ में ही नहीं आ रही है, राइट। तो इन 10 लोगों की भी जॉब जा रही है और इनकी जगह 10 नए लोग आ रहे हैं, तो जो ये 10 की जॉब तो गई, ये 60 की जॉब गई, टोटल 70 लोगों की जॉब गई। सो ये जो है, ये जो लोग 70 लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं, ये किस वजह से अनएम्प्लॉयड हुए, ये हुए टेक्नोलॉजिकली अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी की वजह से अनएम्प्लॉय हुए लोग है, राइट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये बहुत सिंपल टर्म है। टेम्पररी, फ्रिक्शनल मतलब आप सही से ले लो, टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट। टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लाइट चली गई तो आज के दिन काम बंद हुआ, राइट। प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल है वो आने में देरी हो गई तो 10 दिन काम बंद पड़ा, राइट। कंपनी में वर्कर्स ने स्ट्राइक की तो 1 महीना काम बंद पड़ा। ये जो टेम्पररी बेसिस पे जो काम रुकता है, टेम्पररी बेसिस पे जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, पावर फेलियर, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, स्ट्राइक बाय वर्कर्स, राइट। ये सभी हमने अभी डिस्कस कर लिए। सो दैट इज टर्म्ड एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज टेम्पररी बाय नेचर, दैट इज व्हाट्स कॉल्ड एज टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, cyclical unemployment is a result of cyclical fluctuation in the level of business activity. यहां पर हम मैंगो बिजनेस का एग्जांपल लेंगे, मैंगो के बिजनेस का। समर्स आते हैं तब जो ये मैंगो बिजनेस होते हैं, ये पीक पर आ जाते हैं, इनका काम जोरों शोरों से शुरू होता है, राइट। और जब मैंगो सीजन खत्म हो जाता है, बारिश के सीजन के आने के बाद, आने के पश्चात जो मैंगो सीजन खत्म हो जाए तो वो लोग क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। और अगले साल उसी समय आप
जब मैंगो सीजन स्टार्ट होता है तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। ये जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो हुआ, जो पीरियडिकल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, दैट इज व्हाट टर्म्ड एज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इस एग्जांपल को मद्देनजर रखते हुए, राइट, द इकोनॉमी पासेस थ्रू फेजेस, प्रॉस्पेरिटी, डिप्रेशन। उसी तरह जब रेनी सीजन आता है तो मैंगो का बिजनेस डिप्रेशन में चला जाता है। जब समर्स आता है तो इट इज ऑन पीक, द बिजनेस इज ऑन प्रॉस्पेरिटी। बट वही ठंडी में या फिर रेनी सीजन में वो डिप्रेशन में आ जाता है। ऐसे ही कई सारे बिजनेस है जो एक साल में नहीं बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, प्रॉस्पेरिटी का भी टाइम आ जाता है, फिर डिप्रेशन के भी टाइम आ जाता है। कभी प्रॉस्पेरिटी आती है, कभी डिप्रेशन आता है। तो ऐसे समय में जब डिप्रेशन आता है, उस समय जो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, लोगों को जो लेबरर्स है, जो वर्कर्स है, उन्हें काम से निकालने की जरूरत पड़ती है, तब जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है, दैट इज टर्म्ड एज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन, इफेक्टिव डिमांड फॉल्स, which leads to fall in the prices and profits earned by the producers. As a result, there is corresponding decline in the investment and production of the commodities. A fall in production leads to fall in employment. यहां पर क्या कहा गया है? डिप्रेशन आता है। What it states here is डिप्रेशन आता है, उसकी वजह से जो है डिमांड कम हो जाती है। डिमांड जो है कम हो जाती है। डिमांड अगर कम हुई तो जाहिर सी बात है वो चीज कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए हमें उसे डिस्काउंट में बेचना पड़ेगा, तो प्राइसेस भी कम हो जाती है, फॉल इन प्राइस होता है। अगर डिस्काउंट में बेचेंगे तो प्रॉफिट भी तो कम होगा भाई, प्रॉफिट कम होता है, राइट। अगर प्रॉफिट कम हुआ तो प्रोड्यूसर्स को क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन आ जाता है, वो री इन्वेस्ट नहीं कर पाते वही पैसा। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर री इन्वेस्ट नहीं कर पाते तो उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, फाइनेंशियली वो लैक कर जाते हैं। इसकी वजह से उन्हें टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं एंड उनको वर्कर्स को काम से निकालने की जरूरत आन पड़ती है। सो दैट्स कॉल्ड एज, दैट्स टर्म्ड एज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। यहां पर हम मैंगो का एग्जांपल लेंगे। रेनी सीजन आ गया, रेनी सीजन आने की वजह से मैंगो की डिमांड्स कम हो गई, मैंगो की डिमांड्स कम हो गई तो मैंगो के प्राइसेस नीचे गिर गए, मैंगो के प्राइसेस नीचे गिर गए तो प्रॉफिट कम होने लगा, प्रॉफिट कम होने लगा तो पैसे कमाने लगे, पैसे कमाने लगे तो लोगों को निकाल दिया। तो ये लोग पहले से ही समझदार होते हैं, रेनी सीजन में धंधा ही नहीं करते, लोगों को पहले ही निकाल देते हैं, राइट। दैट इज टर्म्ड एज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। द फोर्थ वन इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत अच्छे से ध्यान देना, इसका एग्जांपल भी बहुत अच्छा है मेरे पास। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, पहले हम पैराग्राफ पढ़ लेते, टेक अ लिटिल, शांत दिमाग से सुनना। आप भी टेक योर पेन योर पेंसिल, रीड करना मेरे साथ। दिस इज अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस ड्यू टू ड्रास्टिक चेंजेस इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। कंट्री के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के में बदलाव आने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होती है। कंट्री के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, परमानेंट रहता है, उसमें चेंजेस आने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होती है उससे हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। दीज चेंजेस में अफेक्ट आइदर द सप्लाई or demand for the factor of production. Structural changes in the economy are caused by changes in the government policies, shortage of capital, shifting of industry from one region to another region. चलो एग्जांपल दे ही देता हूं। एमपीएल याद है, ड्रीम 11 याद है? क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने आधी एक रात में उन्हें क्या कर दिया था, बैन कर दिया था, राइट। गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से, कहा क्या गवर्नमेंट पॉलिसी, हाँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से ये जो ऐप्स है बैन हो गए। बैन होने के बाद उन्हें क्या हुआ, चलो शॉर्टेज और कैपिटल, बैन ही हो गए तो बाकी की चीजों के क्या लेना देना, बैन हो गए, राइट। गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से ड्रास्टिक चेंज हो गया, छोटा मोटा चेंज तो नहीं है, ड्रास्टिक चेंज हो गया इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में इनका भी तो प्रॉफिट था, इनका भी तो जो इनकम आ रहा था, इन पे भी तो टैक्स लगता था, राइट। उसमें चेंजेस आने की वजह से अभी एमपीएल में जो बैन हो गए तो वो सारे लोगों को तो काम से निकालेंगे, राइट। सो जिन लोगों को काम से निकाला, जिन लोगों को जो इसके एनवायरमेंट में जो काम कर रहे थे उन लोगों की भी जॉब चली गई, तो वो जो जॉब चली जाती है उसे हम क्या कहेंगे,
स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जो वेस्ट बंगाल में टाटा की फैक्ट्री बनने वाली थी वो शिफ्ट होके कहां पर चली गई, दूसरे राज्यों में चली गई, गुजरात में चली गई, टाटा का बहुत बड़ा प्लांट पुणे में भी है, पुणे में आ गई। तो बंगाल के लोगों को जो अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ी वो क्या है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। वो क्या है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट। Shifting of the industry from one region to another region, that is termed as structural unemployment. Structural unemployment is a long term phenomena, right? Long term phenomena होता है। Structural unemployment takes place because of mismatch between the skills of worker and the jobs that are actually available. That is for example horse cart, यहाँ पर बहुत पुराना एग्जांपल दिया है। जब घोड़ा गाड़ी होती थी, राइट, उसके बाद में ऑटो रिक्शा आ गए। अभी घोड़ा गाड़ी को जो घोड़ा चलाने वाले के पास स्किल्स थे, वो स्किल्स का क्या आचार डालेंगे, अभी वो स्किल्स से ऑटो रिक्शा थोड़ी ना चला पाएंगे। सो जो स्किल्स है वर्कर के और जो जॉब्स है अभी रिक्शा चालक के, वो जो अवेलेबल जॉब है उसमें क्या है, मिसमैच है। ऐसा थोड़ी ऑटो रिक्शा चलाएंगे, ऐसे चलनी पड़ती है ना, तो उसके लिए स्किल्स सीखना पड़ेगा, ऑटो रिक्शा चलाना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा उस स्किल से, तभी क्या हो पाएगा, एम्प्लॉयमेंट हो पाएगा। जब तक ये नहीं होता है, जब तक घोड़ा गाड़ी पे रहोगे, या घोड़ा गाड़ी तो अवेलेबल नहीं है अभी मार्केट में, तो आप क्या हो, स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड हो, राइट, स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ दिया है यार, 2014 तक ही मिला गया इनको डेटा, उसके बाद तक आपको क्या लगा है, ठीक है, जो है सो है, सही बात है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, जस्ट ऐसे दिया है, पढ़ लो एक बार। एंड इसमें भी स्टेट वाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिए गए, फॉर पर 1000 पीपल कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, कौन से स्टेट में, जस्ट गो थ्रू आउट इट, राइट। कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है, विल लुक इनटू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर आई गेस, राइट। 1 घंटा यहाँ पर 50 मिनट्स और समथिंग कंप्लीट हो गए। लेट्स लुक इनटू दीज इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। रिवाइज करके आना, अच्छे से रिवाइज करना जो भी आज हुआ है लेक्चर में, राइट। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती है, किसी भी चीज में डाउट अगर आता है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योर शॉर्टली रिप्लाई। एंड अगर अच्छा लगता है, नहीं लगता है, क्या खामियां है, अगर गलत हो रहा है तो क्या गलत हो रहा है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल इम्प्रूव अपॉन योर सजेशंस, right? So like the lecture, share the lecture, and do comment how you felt about this lecture. Thank you. Let's call it a day and have a great day further. Happy studies and bye bye.